नमस्कार बच्चों, मैं रजनी माथुर इकोनॉमिक्स सेकेंड ईयर का समष्टि अर्थशास्त्र पेपर अपन अब पढ़ रहे हैं। और इसमें आज अपन शुरू कर रहे हैं समष्टि अर्थशास्त्र की प्रकृति और महत्व के में से इसको आगे अपन पढ़ेंगे। आधुनिक युग में हम देखें तो आर्थिक समस्याओं के समग्र और व्यापक विश्लेषण के लिए समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व लगातार बढ़ता चला जा रहा है। व्यष्टि विश्लेषण की कई सीमाओं के कारण हमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का ज्ञान नहीं हो पाता है, और जो राष्ट्रीय स्तर की समस्याएं जैसे पूर्ण रोजगार, आर्थिक नियोजन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विदेशी विनिमय, बैंकिंग, राजस्व, इनकी विभिन्न समस्याएं, इनका समाधान हमें व्यष्टि अर्थशास्त्र में नहीं मिल पाता है। इसीलिए हमें व्यष्टि की जगह समष्टि अर्थशास्त्र की आवश्यकता पड़ी। इसके अतिरिक्त हम देखें तो व्यष्टि विश्लेषण के निष्कर्ष संपूर्ण अर्थव्यवस्था की दृष्टि से मेल खाएं, ये आवश्यक नहीं है। इनको मैक्रो पैराडॉक्स भी कहते हैं। जैसे व्यक्तिगत बचत एक अच्छा गुण है, लेकिन राष्ट्रीय बचत एक दुर्गुण है। और यही कुछ कारण थे कि 1930 की विश्वव्यापी मंदी में व्यष्टि विश्लेषण की कमियां उजागर हुई, और तभी से प्रोफेसर कीन्स ने इस समष्टि आर्थिक विश्लेषण को बढ़ावा दिया। अब हम इसकी एक परिभाषा अगर देखना चाहें तो समष्टि अर्थशास्त्र हमारे आर्थिक विश्लेषण की वो शाखा है जिसमें अर्थव्यवस्था की समस्त इकाइयों का समग्र रूप से अध्ययन किया जाता है। या हम कहें तो ये कह सकते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित योगों या समूहों जैसे राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय बचत, कुल विनियोग, कुल रोजगार, कुल उत्पादन, कुल उपभोग और सामान्य मूल्य स्तर का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत व्यवस्था का उनके संपूर्ण रूप से अध्ययन किए जाने के कारण इसे समग्र का अर्थशास्त्र भी कहते हैं। इसमें हम वैयक्तिक इकाइयों का अध्ययन नहीं करके संगठन के औसतों या योगफल, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के विशाल समूह और उनके औसत के रूप में अध्ययन और व्याख्या इस तरह से की जाती है कि इनका पारस्परिक संबंध स्पष्ट हो जाता है। प्रोफेसर बोल्डिंग ने इसकी डेफिनेशन दी है। वो ये कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों का ही नहीं बल्कि उनके योगों का अध्ययन करता है। इसमें व्यक्तिगत आय के स्थान पर राष्ट्रीय आय, व्यक्तिगत कीमतों के स्थान पर कीमत स्तर और व्यक्तिगत उत्पादन के स्थान पर राष्ट्रीय उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। गार्डनर, एक्ले, इनका ये कहना था कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था के योगों से छोटे योगों का भी उपयोग होता है, पर वे छोटे योग संपूर्ण अर्थव्यवस्था के योगों के उपविभाग के रूप में हो सकते हैं। यानी समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक मुद्दों पर व्यापक रूप से विचार करता है। इसका संबंध आर्थिक जीवन के संपूर्ण पहलुओं या आयाम से है। यह आर्थिक अनुभव के हाथी के व्यक्तिगत अंगों के कार्य संचालन, आकार और पहचान की अपेक्षा उसके कुल आकार, शक्ल और संचालन का अध्ययन करता है। दूसरे रूप में हम देखें तो ये एक वन की प्रकृति का अध्ययन करता है, ना कि व्यक्तिगत पेड़ों का जिनसे जंगल बना है। तो इस तरह से समष्टि अर्थशास्त्र हमारा संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन है, जिसमें हम अर्थव्यवस्था को एक रूप में अध्ययन करते हैं, ना कि अलग अलग व्यक्तिगत इकाइयों के रूप में। अब हम बात करें समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र की, तो समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र बहुत व्यापक है और इसमें उन सभी समस्याओं का समावेश होता है जो कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित और समग्र प्रकृति की हैं। लेकिन इनको फिर भी हमने मोटे तौर पर 8 भागों में बांटा है।
जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर भी दिखाई दे रहा है, जिसमें सबसे पहला है आय और रोज़गार का सिद्धांत। इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था में आय और रोज़गार के सिद्धांत का निर्धारण, तत्संबंधी समस्याओं तथा निर्धारक तत्वों का विश्लेषण किया जाता है। इसके अंतर्गत हम उपभोग फलन, विनियोग फलन, गुणक, त्वरक आदि का अध्ययन करते हैं। दूसरा है सामान्य मूल्य स्तर का सिद्धांत। समष्टि अर्थशास्त्र में सामान्य मूल्य स्तर के सिद्धांत के निर्धारण के साथ अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन, मुद्रा अपस्फीति, मुद्रा संस्फीति आदि का अध्ययन किया जाता है। तीसरा है आर्थिक विकास एवं नियोजन का सिद्धांत। अर्थव्यवस्थाओं के विकास और नियोजन के सिद्धांत समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में आते हैं। इसके अंतर्गत विकास और नियोजन की प्रविधियाँ, व्यू रचना और सिद्धांतों का विश्लेषण किया जाता है। चौथा है व्यापार चक्रों का सिद्धांत। अर्थव्यवस्था में आने वाले उतार चढ़ावों का विश्लेषण, उनके दुष्प्रभावों पर नियंत्रण, उन उतार चढ़ावों को रोकने के उपाय इनके लिए मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति और व्यापार नीति में समायोजन करने पड़ते हैं और इनका सबका अध्ययन हमारे समष्टि अर्थशास्त्र में होता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा विदेशी विनिमय सिद्धांत। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत व्यापार शर्तों, विदेशी विनिमय दरों का निर्धारण, विनिमय दरों के उतार चढ़ाव का विश्लेषण, विदेशी विनिमय नियंत्रण आदि समस्याओं का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट है मुद्रा और बैंकिंग के सिद्धांत। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मुद्रा और बैंकिंग के सिद्धांतों का भी समावेश होता है। इसके अंतर्गत मौद्रिक व्यवस्थाएं, साख व्यवस्था, बैंकिंग के सिद्धांत, केंद्रीय बैंक की व्यवस्था और कार्यप्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय वित्त का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है राजस्व का सिद्धांत। इसके अंतर्गत अधिकतम सामाजिक कल्याण की दृष्टि से सार्वजनिक व्यय, आय तथा सार्वजनिक ऋणों से संबंधित सिद्धांतों का विश्लेषण किया जाता है। आधुनिक युग में राजकोषीय नीति का दूसरी नीतियों से समायोजन बिठाया जाता है। ये सब भी हमारे समष्टि अर्थशास्त्र की विशेष सामग्री है। लास्ट है वितरण का समष्टि सिद्धांत। समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में वितरण का समष्टि मूलक सिद्धांत भी आता है, जिसके अंतर्गत उत्पत्ति के विभिन्न साधनों का राष्ट्रीय आय में सापेक्षिक हिस्सा निर्धारित करने के सिद्धांतों का विश्लेषण किया जाता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र बहुत व्यापक है। अब आगे अपन देखेंगे समष्टि आर्थिक विश्लेषण की शाखाएं या उसके प्रकार या उसका रूप, जो भी हम इसे कहें, तो वो हम देखेंगे। तो समष्टि आर्थिक विश्लेषण का भी व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण की तरह इसकी भी 3 शाखाएं हैं, जिनका अध्ययन अपन अगली बार करेंगे।